बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो आपके एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बिहार विद्यालय जो समिति है, जो क्लास 10th और 12th के जो मॉडल पेपर रिलीज किया है, उनका सॉल्यूशन लेकर के आज आपके सामने आया हूं। तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इस क्वेश्चन को सभी बच्चों को प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि उन्हें आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। वैसे पीवाईक्यू क्वेश्चन तो मैं आपको करवा ही रहा हूं, आप चैनल पे विजिट करके आपने वीडियो देखा भी होगा, राइट। बट ये जो है आपका एज इट इज जो बिहार विद्यालय समिति जो है ना, आपके लिए एक क्वेश्चन बैंक दिया है जिसको मॉडल पेपर बोलते हैं बच्चों, है ना। तो चलिए हम इनके आज जो क्वेश्चंस है ना, उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, एमसीक्यूज को, राइट। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको पता है आपका जो सब्जेक्ट का जो कोड है बच्चों, जिसको हम विषय कोड बोलते हैं, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। साइंस का जो है सब सब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं। मैथ्स के आपको अलग मिलेगा, हिंदी का अलग मिलेगा, है ना। साइंस का अलग देख रहे, सोशल साइंस का अलग मिलेगा, इंग्लिश का अलग मिलेगा। सेपरेट सब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक कोड दिया जाता है ना। अच्छा, टोटल प्रश्न आपको पता है 100 एमसीक्यूज है, जिसमें से आपको 40 करने होते हैं, 30 में से 15 करने होते हैं, 8 में से 4 करने होते हैं, ये तो आपको पता होगा, है ना। टोटल टाइमिंग जो है आपको 2 hours 45 मिनट्स के दिया जाता है ना। और ये आप देख रहे हो मॉडल क्वेश्चन पेपर है आपका साइंस का, है ना, जिसको हम हिंदी में विज्ञान बोलते हैं, और ये अनिवार्य होता है ना। और ये आपका क्या है, OMR सीट पर उत्तर पुस्तिका पर अपना प्रश्न उत्तर और क्रमांक जो है वो आपको डालना होता है। ये सारे डिटेल्स मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको। बट ये जो है मॉडल पेपर्स है, इनके क्वेश्चन आज मैं आपको डेप्थ में करवाना वाला हूं विद कॉन्सेप्ट के साथ। तो कंप्लीट वीडियो देखो, जिससे कि आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा और आपको इनके क्वेश्चंस पता भी होगा, इनके आंसर्स पता है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर आप बताइए, जिससे मुझे ये भी पता चलेगा कि जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं उन बच्चों को ये क्वेश्चन ऑलरेडी पता है, तो मैं आपको और ही डेप्थ में जाकर के इन सब क्वेश्चन को करवाने का कोशिश करूंगा, राइट। तो चलिए साथ साथ आंसर देने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको वैसे पीछे भी हमने जो पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज चल रही है, उसमें मैंने आपको समझाया था कि क्वेश्चन बहुत ही बेसिक पूछा जाता है, बट आप उसके डेप्थ पढ़ के जाते हो, हम लोग उसके डेप्थ पढ़ाते हैं, उन्हीं के बीच से आपको बहुत प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन पूछ लेता है, राइट। तो देखिए कितनी इजी क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले बिहार बोर्ड का, है ना, कह रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखो दर्पण आपको पता है, दर्पण कितने होते हैं बच्चों? 2 दर्पण होता है, एक समतल दर्पण होता है और एक गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण भी 2 टाइप का होता है, एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है कहां? 0 पर होती है, या फिर ऋणात्मक होती है, या फिर अनंत होता है, या फिर धनात्मक होता है। क्या होता है इनका? अगर आपको आंसर पता है तो फटाफट चैट सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए, राइट। चलिए, तो इसका जो होगा बच्चों, समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होती है ना, वो अनंत पर होता है बच्चों। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो समतल दर्पण है यही हमारा फिक्स नहीं होता है ना, तो हम कैसे समझेंगे? समतल दर्पण का क्या होता है? फिक्स ही नहीं होता, कितना बड़ा होगा, छोटा होगा, क्या होगा, इसी वजह से इसका अनंत होता है। जैसे वक्रता त्रिज्या आपने पढ़ा होगा, आगे बताऊंगा, वैसे कॉन्सेप्ट लेक्चर में ये सारी चीजें मैंने करवा रखा है, तो फिलहाल आप ये रखो, है ना, नहीं तो काफी लंबा वीडियोस बन जाएगा एमसीक्यूज का, ठीक है। तो ये आपका अनंत आएगा। अगर आपने सी दिया है तो दैट्स अ गुड, राइट। इसका मतलब कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिकॉल कर चुके हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है। अब देखो आपको वास्तविक प्रतिबिंब, जैसे प्रतिबिंब भी 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, आपको पता होगा, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक आभासी प्रतिबिंब होता है। तो अब ये आपको एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर आभासी प्रतिबिंब कौन से दर्पण में बनते हैं, है ना, जो है वास्तविक किस में बनते हैं, उल्टा होता है, सीधा होता है, क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट लेक्चर की बात होती है। बट फिर भी मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी कराने का कोशिश करूंगा कि ब्रीफली आप उन चीजों को समझ पाओ, है ना। तो बताओ मुझे, कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है ना। दर्पण के पीछे बनता है,
या दर्पण के आगे बनता है, या दोनों जगह आगे पीछे दोनों बनता है, या इनमें से कोई नहीं होता? फटाफट बताओ बच्चों, फटाफट बताओ। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा बच्चों, पूरा सेशन देखो, बहुत मजा आएगा। राइट, चलिए बताइए मुझे क्या होगा? ये दर्पण के आगे होता है बच्चों, है ना? ये क्या होगा? दर्पण के आगे होगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है? तो आप क्या बोलोगे? उनके आगे, दर्पण के आगे यानी उनके सामने बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या रहा है, यदि आपतन कोण, कह रहा है यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच कोण होगा, क्या होगा? देखो बच्चों ध्यान से थोड़ा सा समझो, आपके पास 30 डिग्री दे रखा है, 15 डिग्री है, 120 डिग्री है और 60 डिग्री है। क्या होगा बच्चों, क्या होगा? चलिए आप इसका आंसर दीजिए, तब तक मैं आपको इसके डेप्थ कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूं। कह रहे आपतन कोण, तो आपको पता है ये क्या है बच्चों? हमारा समतल दर्पण है, ये हमने इसको सिल्वर कोटिंग कर दिया जी, ठीक है। ये आपतित किरण है, आता है जी, और ये जाता है ना, ये परावर्तित। तो ये आने वाले किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण होता है। ये आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपतित, और ये जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित बोलते हैं। और ये हमारा अभिलंब, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। इज इट क्लियर ना? अब आप समझिए इस फिगर को फिर से। आपतन कोण, तो ये हमारा क्या होता है? आपतन कोण होता है इंसिडेंट एंगल, और ये क्या होता है? रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। तो आपको ये पता है, रूल्स आपने पढ़ा होगा, इंसिडेंट एंगल बराबर क्या होता है? रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। तो जो इंसिडेंट एंगल होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। ये चीजें क्लियर है? तो अगर इंसिडेंट एंगल आई अगर हमें 30 डिग्री दिया हुआ है तो आर भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा, है ना? ये आपने पढ़ा है ना, परावर्तन के नियम तो पढ़े हैं ना, 2 नियम, ये तो याद है ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई बराबर एंगल आर होता है ना? क्लियर है? दैट्स गुड। अब आओ और फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। अब कह रहा है कि आपतन कोण हमको तो पता है ये 30 डिग्री दिया हुआ है। अब कह रहा है परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण। तो देखो ये क्या है? आपतित किरण है, और ये क्या? परावर्तित किरण है। इसके बीच का एंगल क्या होगा? यही एंगल आएगा ना बच्चों। मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं, आप समझ पाएंगे। यही होगा ना? अब बताओ, अब आप खुद ही आंसर दो, आप समझ में आ गया ना? आई, यानी हमें कह रहा है परावर्तित किरण, थोड़ा घुमा दिया है, उल्टा बोल दिया आपको। पहले परावर्तित दे दिया बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आप तो लर्निफाइड जूनियर्स है ना, लर्निफाइड 9th 10th है, तो आप तो बच्चों कंफ्यूज होना ही मत, हम आपको होने ही नहीं देंगे। देखो ना, जो क्वेश्चंस की अप्रोचेज है ना, हम वो अप्रोच भी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि देखो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है ना। अगर पहले ये दे देता तो आपके माइंड में फटाक से आ जाता, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया, टिल्ट कर दिया। टिल्ट क्या कर दिया? ये इसके जगह पे दे दिया, ये इसके जगह पे दे दिया, उल्टा कर दिया आपको, है ना? कंफ्यूज। लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना है ना। चलिए तो देखो, आपतित परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण क्या होगा बताओ? एंगल आई, यानी जो एंगल आप निकालोगे बच्चों तो क्या होगा? एंगल आई प्लस क्या होगा? एंगल आर हो जाएगा, है ना? तो 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, बताओ क्या होगा जी? क्या होगा जी? क्या होगा? 60 डिग्री ऑप्शन में है, यस डी है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, आप कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है, बट आपको घूमना नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? एक क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक दर्पण पर, ध्यान दो, कह रहा है एक दर्पण पर आपतित, कह रहा है कि आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि आपतित एक दर्पण है, क्या है? दर्पण है। तो आपको पता है, हमने बोला दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है और एक गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। ठीक है जी। तो हमें क्या है कि आपतित में, यानी अगर हम दर्पण की बात करें ना, ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना अच्छे से। कह रहे अगर मैं दर्पण की बात करूं ना तो ये क्या होगा? ये दर्पण में क्या होता है? परावर्तन होता है। क्या होता है? परावर्तन होता है। तो ध्यान रखना क्या होता है? परावर्तन। क्या होता है बच्चों? दर्पण में जो परावर्तन होता है, और परावर्तन सिंगल मीडियम में होता है। परावर्तन क्या होगा? सिंगल मीडियम में। अगर एयर में है तो वो एयर में ही होगा, डेंसर में है तो डेंसर में ही होगा। जो मीडियम, वैसे तो
परावर्तन में डेंसर मीडियम आता ही नहीं, रेयर ही रहता है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ परावर्तन ऑलवेज अकर इन सिंगल मीडियम, राइट। परावर्तन जो होता है वो हमेशा सिंगल मीडियम में ही होता है, चाहे वो कांच हो तो कांच में ही जाएगा, जो भी होगा। विरल माध्यम में तो विरल में ही होगा, सेकंड में है तो सेकंड में होगा। कहने का मतलब ये कि ओवर इन ऑल जो रिफ्लेक्शन होता है ना, रिफ्लेक्शन ऑलवेज अकर इन अ सिंगल मीडियम, ये हमेशा सिंगल मीडियम में ही होता है। चाहे कोई मीडियम ले लो, सघन ले लो, विरल ले लो, इट डजंट मैटर, बट इट्स अकर ओनली वन मीडियम। इज इट क्लियर ना? ठीक है, ये बात समझ में आए। अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है कि अगर प्रकाश, आपतित प्रकाश की किरण जो है वो सी है, तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगा? बताओ जी। अगर मैं आया, मैं मान लो एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूं ये एयर मीडियम है, तो जब मैं जितना से स्पीड से आया उतना स्पीड से तो जाऊंगा ना। अगर ये स्पीड सी है तो जाने वाला भी सी होगा। क्यों? क्योंकि मीडियम तो वही है, कोई रुकावट ही नहीं है ना। अगर पहले रुकावट थी तो अभी भी रुकावट होगी। तो समझ आई बात या नहीं आई? तो अगर उसी मीडियम में है तो चाल सेम ही रहेगा। तो अगर स्पीड सी है तो रिफ्लेक्शन भी सी होगा, है ना। ऑप्शन में देखो आपको 1 C/2, C/4, C/D इज द करेक्ट। आपतित किरण की चाल सी है तो परावर्तित किरण की भी चाल क्या होगा? सी होगा, है ना। ये चेंज तब होता है बच्चों जब अपवर्तनांक होती है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तब जाकर के चेंज होता है। जब आपने पढ़ा होगा, वैसे हमने कॉन्सेप्ट लेक्चर में ये सारी चीजें बता रखा है। ये मान लो हमारे पास सघन मीडियम है, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है ना, तो सघन माध्यम से विरल में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, और सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर भाग जाता है ना। ये आपने दो लॉज पढ़े हैं, है ना। स्नेल्स लॉ भी आगे जाके इन चीजों को पढ़ेंगे, तो वो तब होता है। बट सिंगल मीडियम में तो जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा। तो क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। मेरा कोशिश ये है कि मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ ही जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ना, उन क्वेश्चन को, आप कॉन्सेप्ट को आपके साथ डिस्कस करें, जिससे कि आप इस पे बहुत सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। आई होप अगर आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है तो फटाक से एक इमोजी डाल देना, या अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना है तो आप वो बात भी क्वेश्चन आप चैट सेक्शन में लिख करके मुझे बता सकते हैं कि सर आप फटाफट क्वेश्चन कराइए, तो मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, राइट। एज योर विश, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि जैसे मैं कॉन्सेप्ट के साथ करा रहा हूं ऐसे कराऊं, या फिर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आंसर बताते चलूं, है ना। तो जो आपको, जो दोनों तरीके हैं, आप जो आपको अच्छा लग रहा है यू कैन कमेंट, राइट। कमेंट करो, जिसे पता तो चले ना कि आप क्या चाहते हो, है ना। मैं आपके लिए ही तो यहां पढ़ा रहा हूं, तो आप अगर मुझे बताओगे कि सर मुझे इस हिसाब से करना है, तो हम लोग कोशिश करेंगे, जो पॉसिबल्स होगा वो चीज हम करने की कोशिश करेंगे और आपके लिए ऐसा ही कंटेंट डिलीवर करेंगे, राइट। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। गोलीय दर्पण में करेक्ट कार्तीय चिन्ह परिपाटी, है ना, करेक्ट कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है ना। चिन्ह परिपाटी जो है बच्चों, वो किसको लिया जाता है? फोकस से लिया जाता है, या फिर वक्ता केंद्र से लिया जाता है, या ध्रुव से, ध्रुव पर होता है, या इनमें से कोई नहीं होता? फटाफट मुझे बताइए। तो जब भी बच्चों चिन्ह परिपाटी जो है उनकी जो मेजरमेंट होती है वो पोल से होती है ना। किससे होता है? पोल से, यानी ध्रुव से, राइट। तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, दैट्स गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या रहा है। जब प्रकाश, ध्यान दो, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति क्या होता है? देखो बच्चों, सघन, है ना, कह रहे कि सघन माध्यम से वो कहां जा रहा है बच्चों? विरल माध्यम में। किसमें? विरल माध्यम में, राइट। तो सघन से अगर यानी विरल में जा रहा है तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, सघन से विरल में जाएगा तो स्पीड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। यानी डेंसर से रेयर में जा रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा है तो डेफिनेटली है, कह रहे हैं भीड़ भाड़ इलाका में है और खुली एरिया में है, तो क्या होगा? डेफिनेटली स्पीड बढ़ जाएगा ना। तो क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन में देखो है, यस, ए ही है बच्चों, ए इज द करेक्ट आंसर। देखो कितनी इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, और जब आपको ये कॉन्सेप्ट कराया जाता है ना, तो इन चीजों को आप थोड़ा सा क्या करते हैं? अलग कर देते हैं, आप अच्छे से क्लियर नहीं करते हैं। देखो जो कॉन्सेप्ट कराया जाता है ना, तो उन कॉन्सेप्ट को कराने के लिए बहुत सारी बातें आपसे डिस्कस किया जाता है,
उस डिस्कशन में ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, फटाक से, हमने क्या बोला कि प्रकाश की लाइट से अगर माध्यम से विरल में जाता है तो लंब से क्या होता है, बेंट हो जाता है, और जब डेंसर से रेयर में जाता है तो अबे हो जाता है। बट इन चीजों को देखा, लेकिन उनके डेप्थ को नहीं पता। तो अगर आप डेप्थ को पकड़ के जाते हो ना, तो ये सब क्वेश्चन को एकदम चुटकियों में उड़ाओगे, राइट। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। कह रहे अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है, बताओ मुझे फटाफट। आवृत्ति बदलती है, या तरंग दैर्ध्य बदलता है, या रंग बदलता है, या ए बी सी दोनों होता है, क्या होता है, फटाक से बताओ बच्चों, है ना। इसका आंसर जो होगा बच्चों लैम्डा, है ना। ये होता है लैम्डा, तरंग दैर्ध्य होगा, यानी वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ क्या होता है, वेरी कर जाता है, किसके कारण, अपवर्तनांक के कारण, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, कह रहा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता बताओ। देखो लेंस की क्षमता, है ना, हमें क्या पर है, लेंस की क्षमता पूछा जा रहा है। तो देखो बच्चों आपको याद होगा लेंस की क्षमता यानी पावर इक्वल्स टू क्या होता है, 1/f, और f जो होता है वो हमेशा मीटर में होता है, ये ध्यान रखना। बट यहाँ पे कह रहा है हमें फोकस क्या दे रखा है, सेंटीमीटर में है, इसे क्या करना पड़ेगा, हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो f इक्वल्स टू क्या है बच्चों, 50 सेंटीमीटर, राइट। और जब मीटर में करेंगे तो 100 से डिवाइड कर दो, तो 0 से 0 कैंसिल, ये क्या हो गया 5/10, इसको इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो गया 2, यानी 0.5 मीटर्स हो गया। एफ हमें पता चल गया 0.5 मीटर। अब यहाँ पे कर दो पावर, है ना, तो पावर इक्वल्स टू क्या होगा 1.1/0.5, पॉइंट को हटा दो ऊपर 0 आ जाएगा, है ना, तो 10/5 तो डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 2, यानी ये क्या होगा बच्चों 2 डायोप्टर्स, राइट। तो पावर का जो ऐसा यूनिट होता है ना, उसको हम लोग डायोप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डायोप्टर बोलते हैं। तो क्या होगा, जिस फोकस की दूरी 50 सेंटीमीटर होगा ना, उसके लेंस की क्षमता क्या होगा 2 डायोप्टर्स। ऑप्शन में है यस, बी है बच्चों, तो बी इज द करेक्ट आंसर। इन फॉर्मूले को आप बहुत अच्छे से याद कर लें। पावर क्या है, पावर इक्वल्स टू 1/f, f ऑलवेज अकर इन मीटर, ये ध्यान रखना। बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं कि f सेंटीमीटर में है तो फटाक से सेंटीमीटर में कर देते हैं। पहले आप उसे मीटर में कन्वर्ट करिए, फिर जाकर के आप उनका पावर निकालिए, है ना, तब जाकर के आपका करेक्ट आंसर आएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, कह रहे तेलीय कागज होता है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। कह रहे तेलीय, है ना, कह रहे तेलीय कागज होता है, क्या होता है बच्चों, पारदर्शक होता है, या अपारदर्शक होता है, या पारभाषक होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है, क्या होगा फटाफट बताओ मुझे, है ना। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होता है, पारभाषक होगा, है ना, पारभाषक। पारदर्शक आपको पता है जिससे पूरा पास हो जाएगा, अपारदर्शक मतलब क्या होता है, जिससे कुछ भी पास नहीं होगा, जैसे लकड़ी हो गया। और पारभाषक मतलब क्या होता है, कुछ पार्ट को ये रिफ्लेक्ट कर देगा, कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसुलेंट, है ना, पारभाषक बोलते हैं। बात समझ आया कि नहीं आया। तेलीय पदार्थ आप देखते होगे कुछ चीजों को अपने अंदर रख लेता है, प्रकाश की रोशनी को, और कुछ को रिफ्लेक्ट कर देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पारभाषक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, ये बताओ जी, प्रकाश की चाल न्यूनतम किसमें होगा, इन चारों में से, जल में होता है, निर्वात में होता है, कांच में होता है, या वायु में होता है। तो देखो प्रकाश की जो चाल होती है ना, स्पीड ऑफ लाइट सी जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो होता है, ये मैक्सिमम होता है बच्चों। ये मैक्सिमम जो होता है ना वो निर्वात में होता है, और ये करता है डेंसिटी के ऊपर, अपवर्तनांक के ऊपर, है ना। अपवर्तनांक किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो कांच का क्या होता है बच्चों, कांच में क्या होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना। तो आपका आंसर क्या होगा, कांच होगा, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम होगा, है ना, उसमें इस हिसाब से निकल के आप, क्योंकि वो उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे क्या होगा, न्यूनतम किसमें होगा, कांच में, क्योंकि कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो इसका अपोजिट होता है, तो कांच आपका करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, क्या है निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वाह, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन सर, ये डेली आपके यूजेस है। कह रहा है, ध्यान से समझिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस भाग पर
किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी हम लोगों का ये जो नेत्र है, ये नेत्र के किस भाग पे इमेज बनता है किसी भी वस्तु का। ऑप्शन आपके पास कॉर्निया, परितालिका, पुतली या दृष्टि पटल। क्या होगा बच्चों, क्या होगा इसका आंसर, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका आंसर, है ना। कॉर्निया होगा, परितालिका होगा, पुतली होगा, दृष्टि पटल होगा। तो आंसर क्या होगा बच्चों, दृष्टि पटल होगा। क्या होगा हमारा आंसर, दृष्टि पटल पे किसी भी वस्तु का जो है हमारे आंख जो है मानव नेत्र वो इमेज बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। चलिए नेक्स्ट, नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है। नेत्र का जो पारभासी है ना अग्रभाग कहलाता है, क्या आइरिश कहलाता है, या कॉर्निया कहलाता है, या लेंस है, या फिर बच्चों रेटिना है। बताओ फटाफट क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा बच्चों, क्या होगा इसका बताइए, क्या होगा इसका आंसर फटाफट बताइए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये। क्या होगा बच्चों, कॉर्निया, है ना। क्या होगा, कॉर्निया। यानी नेत्र का जो पारदर्शी अग्रभाग है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया। जिसको हम लोग बाहरी परत बोल देते हैं ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में, बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है ना। कह रहे बाइफोकल लेंस जो होता है ना ये ओल्ड वालों के लिए होता है, जो ओल्ड लोग होता है जिसको बाइफोकल लेंस लग जाता है उनको होता है। क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, या जरा दृष्टि दोष होता है, या इनमें से कोई नहीं होता, है ना। इनमें से कोई नहीं होता। क्या होगा बच्चे फटाफट बताओ। देखो, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि जिसको नजदीक की वस्तु नहीं दिख रहा है ना, दूर मतलब जिसके दूर की वस्तु, तो क्या होगा, जरा दृष्टि दोष होता है बच्चों। क्या होगा इसका आंसर, जरा दृष्टि दोष होता है, जिनको बाइफोकल लेंस के द्वारा उनको सुधारा जाता है। इसमें दो लेंस लगे हुए होते हैं, है ना, जिससे कि उनके जो इस दोष को क्या किया जाता है, सुधारा जाता है। किससे, जरा दृष्टि दोष, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है रेडॉक्स कोशिका किसके प्रति संवेदनशील होते हैं। कह रहा है रेडॉक्स कोशिका जो होता है ना किसके प्रति संवेदनशील होता है, रंग के प्रति होता है, या तेज रोशनी के प्रतीक होता है, या धुंधली रोशनी के प्रतीक होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। क्या होगा बच्चों, इसका जो आंसर होगा ना वो सी होगा। धुंधली रोशनी के वजह से ये ज्यादा संवेदनशील प्रकट करता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, कह रहा है ब्लाइंड जॉइंट स्पॉट्स, है ना, ब्लाइंड स्पॉट्स में नहीं होता है। क्या कॉर्निया होता है, या फिर रेडॉक्स और कॉन्स नहीं होता, या पुतली नहीं होता, या फिर लेंस नहीं होता। क्या नहीं होता है बच्चों, फटाफट मुझे बताइए, है ना। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए बच्चों, है ना। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर बी होगा, है ना। रेडॉक्स और कॉन्स जो होते हैं वो ब्लड स्पॉट में नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, कह रहा है विद्युत फ्यूज धारा, है ना, विद्युत फ्यूज जो है बच्चों, कह रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। चुंबकीय प्रभाव पे करता है, या ऊष्मीय प्रभाव पे करता है, या रासायनिक पे करता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो देखो बच्चों विद्युत फ्यूज जो है ना, विद्युत फ्यूज जो है ना वो किस पे काम करेगा, ऊष्मीय पे काम करेगा। क्या होता है, ऊष्मीय पे काम करता है ना। ये आपका क्या होगा, करेक्ट। यानी आपको पता है I/R², यानी इनके चार फॉर्मूलेज होते हैं ना। जो हीटिंग का इफेक्ट होता है H क्या होता है, I/R²T, है ना। इस हिसाब से होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। तो अलग अलग इसके फॉर्मूले होते हैं, तो आप ये याद रखें बस कि जो विद्युत फ्यूज है ना वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। वहां पे एनर्जी ज्यादा डेवलप होता है, हीटिंग एनर्जी ज्यादा डेवलप होता है ना। अगर मान लो आपको घर में कहीं पे ज्यादा शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज आपका वो उड़ जाता है, जिससे कि आपके घर के जो भी एप्लीकेंसेस होती है ना वो बच जाता है। इसीलिए हम घरों में फ्यूज लगाते हैं, है ना। या बाकी डिवाइस में भी आप देखते हो कि फ्यूज रहता है कि अगर उसमें कहीं फ्यूज कैसे कभी भी जैसे ज्यादा पावर आ जाता है तो फ्यूज वो उड़ जाता है, और फ्यूज आपके बहुत कम 2, 4, 10 रुपए में फ्यूज आ जाता है, जिससे कि बाकी एप्लीकेंसेस आपका सेफ रहता है ना। चलिए, तो ये ऊष्मीय के कारण होता है। अब देखो कह रहा है किस उपकरण में प्लस यानी धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है।
तो देखो जो एमीटर्स होता है बच्चों, एमीटर में आपको पता ही है क्या होता है, एक में प्लस एक में माइनस होता है। वोल्ट मीटर में आपको पता है बच्चों, इसमें भी प्लस होता है ना, और एक माइनस होता है। अच्छा, विद्युत सेल में भी बच्चों आपको पता है एक माइनस एक प्लस होता है। कुंडली होता है बच्चों, है ना, कुंडली होगा जिसमें कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं होता है। ये सभी आपको पता है, ये सारे क्या इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट्स है, और कुंडली में ऐसा नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में, लिखित में कौन सा मात्रक वॉट के बराबर होता है, वॉट के बराबर होता है, जूल पर सेकेंड होगा बच्चों, क्या होगा, जूल पर सेकेंड होगा वॉट का परमात्रक। यानी पावर का जो होता है वर्क अपॉन में क्या होता है बच्चों, टाइम, और वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है वो जूल होता है, इसका सेकेंड होता है, तो पावर यानी वॉट होता है, और वॉट जो होगा पावर का जो ऐसा वॉट होता है, क्या होता है, वॉट, और आप ये 1 वॉट इक्वल्स टू क्या करते हो, जूल पर सेकेंड हो जाएगा, है ना, क्या होगा, जूल पर सेकेंड हो जाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। आप ये फॉर्मूला को याद कर सकते हो। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वॉट भी होता है, और 1 वॉट जो होता है जूल पर सेकेंड के बराबर होता है, क्योंकि वर्क अपॉन वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है वो जूल होता है, और टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड होता है, तो जूल पर सेकेंड। और तो आप लिख सकते हो वॉट इक्वल्स टू 1 वॉट, जो 1 वॉट होता है ना बच्चों, वो क्या होता है किसके बराबर, जूल पर सेकेंड के बराबर होगा, है ना, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है किससे, विद्युत जो हीटर है बच्चों, जैसे देखो अभी कितनी ठंड है, तो कई लोग विद्युत हीटर चलाते हैं, तो उसमें कौन सा वायर होता है वो आपसे पूछ रहा है, बताओ, तांबा की होती है, या फिर जस्ता का होता है, या टंगस्टन की होती है, या नाइक्रोम्स की वायर होती है, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, नाइक्रोम की वायर होती है, जिससे कि वो एनर्जी ज्यादा, यानी आपको जो रोशनी होती है ना, यानी जैसे करंट से यानी इलेक्ट्रिसिटी से आपको क्या मिलती है, हीट एनर्जी मिल जाती है ना, तो वो कैसा वायर होता है, नाइक्रोम का वायर होता है। इसमें थोड़ा सा भी करंट जाएगा ना तो ज्यादा हीट हो जाता है, और आप उससे अपने हाथ पांव शरीर को क्या करते हैं, जैसे सेक लेते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं बच्चों, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बल कहते हैं, या फिर शक्ति कहते हैं, या ऊर्जा कहते हैं, या फिर इनमें से कोई। तो बल पता है किसी वस्तु को धक्का देने के लिए होता है या खींचने के लिए होती है ना। शक्ति क्या होता है बच्चों, किसी चीज के दर को कहते हैं, है ना। ऊर्जा होता है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा होगा बच्चों। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में देखो क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, ऑरस्टेड ने किया था, या फिर एम्पियर ने किया था, या बोर ने किया था, या फैराडे ने किया था बच्चों। तो आपको पता है विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है हेनरी क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने किया था बच्चों। कब किया था, 1820 में एक घटना के थ्रू उनको ये आइडिया आया, और जब जाके उन्होंने आविष्कार किया, है ना। तो ए इज द करेक्ट आंसर, हेनरी क्रिश्चियन ऑरस्टेड, है ना, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में देखो क्या रहा है, चुंबकीय बल रेखा की प्रवृत्ति होती है। चुंबकीय बल जो होते हैं, जो मैग्नेट होती है ना, उसके जो चुंबकीय बल होता है वो क्या होता है, काल्पनिक होता है या फिर वास्तविक होता है। देखो काल्पनिक मतलब क्या, जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ कल्पना कर सकते, और वास्तविक मतलब क्या, हम जिसको देख सकते हैं। तो क्या आज तक आपने चुंबकीय बल को देखा है क्या, देखा है क्या, नहीं देखा ना, नहीं देखा तो क्या होगा बताओ, काल्पनिक होगा या वास्तविक, डेफिनेटली काल्पनिक होगा, है ना। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में देखो क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। देखो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, देखो आपके पास दे रखे है जनित, है ना, उसके बाद गैल्वेनोमीटर्स, उसके बाद दे रखे एमीटर्स, और क्या दे रखे वोल्टमीटर। तो देखो विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है ना, उसको हम लोग जेनिट बोलते थे, जनरेटर कह लीजिए हम, है ना। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, बहुत छोटे से करंट को मेजर कर लेते हैं। और सी क्या है बच्चों, सी आपको पता है करंट को मेजर करने के ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, और वोल्ट जो होता है ये भी एनर्जी ही इलेक्ट्रिक करंट ही डेवलप करता है। लेकिन जो होती है वो युक्ति किसको बोलते हैं हम लोग, जनरेटर, जेनिथ को बोलते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 24 में देखो क्या रहा है, लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है। देखो लघु पतन जब भी होता है ना तो ध्यान रखना ओम्स के लिए क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो ये याद रखो है ना, V इक्वल्स टू आई आर होता है ओम्स के नियम में। तो क्या है, लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध जो होता है ना बच्चों बहुत ही अधिक बढ़ जाता है, प्रतिरोध बहुत अधिक बढ़ जाएगा तो करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें है, बहुत कम हो जाता है या प्रवर्तित नहीं होता है या इनमें से क्या होगा, है ना। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है या फिर इसमें जो है बच्चों बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, बहुत कम हो जाता है, प्रतिरोध कम हो जाता है, करंट बढ़ जाता है, यानी जो रेजिस्टेंस है ना बच्चों ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाता है और करंट बढ़ेगा। जब करंट बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है ना। तो ये नहीं होगा बच्चों, है ना, ये गलत है, आपका आंसर ये होगा, है ना, बहुत कम हो जाता है। प्रतिरोध पूछ रहा है ना, प्रतिरोध अगर पूछ रहा है तो ये हो जाएगा। हाँ, अगर यहीं पे करंट पूछता, विद्युत धारा पूछता ना, तब हम बोलते सी। समझ रहे बात को, अगर विद्युत धारा कहता है तो हम क्या बोलते हैं, बहुत अधिक बढ़ जाता है और जो है प्रतिरोध घट जाता है। तो ये आप याद रखना, लघु पतन के केस में क्या होता है ये याद रखना, यानी शॉर्ट सर्किट केस में ये दो बात याद रखना, आपको घुमा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। अभी जैसे आपको क्या पूछ दिया, प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध क्या होता है लघु पतन में, शॉर्ट सर्किट में। आपको यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा क्या होता है लघु पतन में, तब आप ये आंसर बोलना, है ना, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, जब प्रतिरोध क्या होता है बहुत कम हो जाता है तो जो विद्युत धारा है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, ये रखना, क्योंकि V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है, ये आपका क्या होता है ओम्स के नियम में आपने पढ़ा होगा, है ना। चलो V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर, V इक्वल्स टू क्या होगा, आई आर, और जब ये साइन होता है तो ये प्रतिरोध, यानी आपको पता है आर रेजिस्टेंस होता है, आई करंट होगा, V वोल्ट बोल देते। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर है, बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व, यानी नाभिकीय ऊर्जा जो न्यूक्लियर जो होता है वो जो एनर्जी प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व का जरूरत पड़ता है, किसका, हीलियम का होता है या फिर एल्युमिनियम का होता है बच्चों, या यूरेनियम का होता है या क्रोमियम का होता है। तो देखो जो नाभिकीय एनर्जी होती है, नाभिकीय ऊर्जा होता है ना, उसमें यूरेनियम की जरूरत होती है। यूरेनियम 235 इंडिया में, ये आपको पता है, और यूरेनियम 238 आपको आउट ऑफ इंडिया से हम लोग लेते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, इंडिया में क्या होगा 235 यूरेनियम होता है, उनके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, किया जाता है सारी काम। ठीक है, तो ये आपके करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, तो इस लेक्चर में बच्चों टोटल आपके 25 क्वेश्चन लिए गए थे, और आपको पता है जो बिहार बोर्ड का जो मॉडल टेस्ट पेपर्स है उसमें 80 क्वेश्चन देते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी लेकर के आऊंगा। आई होप इन सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, राइट। तो अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गया, और जो मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी करवा रहा था, अगर ये तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों के लेकर के आऊंगा। और इस चैनल में बच्चों आपको कंप्लीट जो है सोशल साइंस का भी हिंदी में, और इंग्लिश तो आप देख ही रहे, इंग्लिश का चैनल ही था, बट कई बच्चों का कमेंट आया, कई सर से बात हुई हमारी, इवन कई पेरेंट्स से भी बात हुआ कि सर आप हिंदी मीडियम में भी करवाइए। तो इसलिए आपको इस चैनल पे मैथ्स और साइंस एंड सोशल साइंस का भी जो है हिंदी मीडियम में आपको इस चैनल पे कंटेंट मिलेगा, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।